हालांकि हम इस कार्यक्रम में आपको डराएंगे नहीं, बल्कि जागरूक करेंगे कि किस तरह का वेरिएंट है, क्या ये पहले से मौजूद है और इसमें अब क्या वही सावधानियां रखनी है जो हमने कोरोना काल में रखी है। क्योंकि अब तक पूरे देश की बात की जाए तो 257 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और कई मरीज अभी अस्पताल में अपना इलाज भी करा रहे हैं, जो गंभीर रूप से इस कोरोना से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यदि हम बात करें सिंगापुर की, थाईलैंड की और हांगकांग, ये ऐसे शहर हैं, ऐसे देश हैं जहां पर की सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यहां पर लगातार संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हांगकांग में तो 31 लोगों तक की मौत अब तक हो चुकी है। यानी हम एशिया की बात करेंगे तो यहां पर मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर चिंता गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से सतर्कता नहीं बरती गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कोरोना वायरस कोविड-19 एक बार फिर से डरा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय की राहत के बाद वायरस फिर से पैर पसारने लगा। और जैसे हमने कहा कि ऐसे कई देश हैं जिन पे स्थिति जो है वो चिंताजनक है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भारत में जिस तरह के मामले आ रहे हैं वो कितनी चिंता बढ़ा रहे हैं, कितना सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि भारत में संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जो कि चिंता बढ़ा रहा है। और भारत में इस नई लहर की चपेट में अभी फिलहाल 257 लोग हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में टीकाकरण का प्रभाव अब कम होने लगा है। बूस्टर डोज की जरूरत एक बार फिर से बढ़ गई है, लेकिन लोग इसमें ढिलाई बरत रहे हैं। तो इन सब पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर R.K. पांडा, जो कि सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। और कोरोना काल में तो हमने कई बार आपकी सेवाएं ली हैं और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक साझा की है, जिससे उन्हें बहुत लाभ पहुंचा है। लेकिन एक बार फिर से ये लहर, फिर से कोरोना डरा रहा है। कितना डरने की जरूरत है इससे? देखिए, अभी तो जिस प्रकार के भारत पे परिस्थिति है, ऐसे डराने वाली परिस्थिति नहीं है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल मीटिंग भी किया है कि क्या परिस्थिति है, इसका देखा भी है कि कितने केसेस हैं। तो अभी ऐसे बोला नहीं जा सकता कि अभी डराने की स्थिति है या कुछ घबराने की स्थिति है। हाँ, लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि अभी जो देखा गया है कि हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर में केसेस बढ़े हैं। अगर हम आंकड़ों को देखा जाए, हांगकांग में हर 6 से 9 महीने में इसके पहले भी इस प्रकार का कोरोना वायरस का एक एपिडेमिक या एंडेमिक होने की परिस्थितियां देखी गई हैं फ्यूचर पास्ट में भी। तो इस कारण से अभी भारतवर्ष में हमको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सतर्कता जरूरी है, क्योंकि एक ये नया वेरिएंट है जो कि हो सकता है, क्योंकि ये WHO ने भी पहले बोल चुका है इसके लिए कि वायरस ऑफ कंसर्न है, मतलब इसको हमको देखना जरूरी है। तो ये जरूर है कि हमको देखना जरूरी है। सर, ये जो आपने नए वेरिएंट की बात की है, तो JN.1 इस वेरिएंट को कहा जा रहा है ना, JN.1, ये किस तरह का है? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये 1 साल पहले से है, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है और इससे सावधानियां क्या क्या बरतनी है? देखिए, जितने भी कोरोना वायरसेस हैं पास्ट में अभी आ रहे हैं, नया वेरिएंट फ्यूचर में भी आएगा। सभी के पहला चीज तो लक्षण वही रहेंगे जो हमने पहले देखा है, मतलब सर्दी, बुखार, खांसी, गले में दर्द, बुखार बहुत ज़्यादा तेज होगा। हाँ, पेट डायरिया भी हो सकता है, स्वाद जाएगा, नाक से सुगंध सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो पहले अपन वायरसेस में देखते थे, इस बार भी वही लक्षण हैं इस वायरसेस के। हाँ, अब ये हो गया कि क्योंकि ये नया वेरिएंट है, इसके प्रति अगर देखा जाए वैक्सीन का असर तो रहेगा लेकिन कम रहेगा। तो इसलिए हम लोग को पक्का ये होगा कि वायरस से अगर संपर्क में आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे। जी, अब चूंकि सर आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे आपसे ये समझना है कि जो हमने वैक्सीन तब लगवाई थी वो अभी तक काम कर रही है या कितने समय काम करेगी, और क्या फिर से एक बार वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है, मतलब सतर्कता के लिए? चूंकि आपने जैसे कहा कि भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर तो है, भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो। हाँ, देखिए, पहला चीज़ तो ये बता दूं कि वैक्सीन जो है ये एक RNA वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, और RNA वायरस का एक गुण होता है कि ये हर साल और हर सीजन में अपनी ये RNA को चेंज करता है। तो जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं, हम पेरेंट
वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन लगता है जो कि उसका आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है। अब कभी भी हम लोग आरएनए वायरस जैसे फ्लू वैक्सीन भी हो गया, ये कोरोना वैक्सीन हो गया, हाँ ये आपको प्रोटेक्ट जरूर करता है, लेकिन क्योंकि आपका वेरिएंट चेंज हुआ है जो कि हम लोग बोलते हैं शिफ्ट ड्रिफ्ट बोलते हैं, तो उस वेरिएंट के कारण आपको इन्फेक्शन जरूर होगा, तकलीफ जरूर होगी, सिम्टम्स जरूर आएंगे, लेकिन गंभीर प्रकार के आने के अभी संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके विषय में शोध चल रहा है कि नया बूस्टर देना है कि नहीं है, ये अभी शोध का विषय है। लेकिन हाँ, पुराने वैक्सीन से हमको जरूर प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी और हमको सीवियर टाइप ऑफ कोरोना होने की संभावना कम रहेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि लक्षण वही रहेंगे, खांसी, सूखी खांसी रहेगी ये जी, और जो पहले कि आपको सुगंध आना जो है वो बंद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक आंकड़ा है मेरे पास और केरल में 95 है, महाराष्ट्र में 56 है। यहाँ दर्शकों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको कोई अन्य गंभीर बीमारी भी थी, लेकिन एक 75 साल का बुजुर्ग भी है, एक छोटी बच्ची भी है। तमिलनाडु में लगभग 66 केस हैं, कर्नाटक में 13 हैं और पुडुचेरी में 10, गुजरात में 7, दिल्ली में अब तक 5 केस आए हैं, राजस्थान में 2 और हरियाणा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में अब तक 1-1 केस आए हैं। डॉक्टर साहब, ये तो कहा कि जब कोविड आया उसके बाद ये हमेशा अब साथ में रहेगा, लेकिन ये जो आंकड़े अभी मैंने बताए, क्या ये सामान्य है? देखिए, अभी एक्चुअली कोविड सीजनल के हिसाब से आने लगेगा। मतलब हर साल आप देखेंगे, पिछले साल भी ये इसी गर्मी के आसपास आया था, बीच में ठंड में भी आया था। तो ये सीजनल वेरिएशन या मौसम चेंज होगा, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, या कुछ ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, तो ये कोरोना के केस आते रहेंगे और नया वेरिएंट हमको मिलते रहेगा। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि अपने को ये देखना है कि क्या आपका प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आपने बताया कि 2 मौतें हुई हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, ये दोनों ही ग्रसित थे दूसरे बीमारियों के कारण, और इनकी जो मौत के कारण भी एनालिसिस किया गया है, ये देखा गया है कि इनका कोरोना से डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, इनका जो गंभीर बीमारी इनको पहले से थी, जैसे एक का केस में कैंसर था और दूसरे केस में किडनी डिजीजेस था, उनके कारण इनकी तबीयत खराब हुई थी और ये भर्ती हुए थे और इस कारण से इनकी मौत हुई है। और दूसरा चीज़ भी ये बताना चाहूँगा कि जो हम देख रहे हैं अभी भी जितने भारतवर्ष में केस हैं, इनमें आईसीयू एडमिशंस नहीं है डायरेक्ट कोरोना के कारण। मतलब अपन ये बोल सकते हैं वायरल निमोनिया के कारण अभी तक कोई भी केस, भारत सरकार के पास से जो आंकड़ा आया है, इसमें कोई भी केस ऐसा नहीं देखा गया है कि इनको आईसीयू की आवश्यकता पड़ी है। इनको अधिकतर माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, माइल्ड कोरोना। जी, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब हम ये मान लेते हैं कि ये जो 2 मौतें हुई हैं ये दूसरी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और कोरोना उस पर हो गया, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कि 2 तरफ से अटैक हुआ है तो ऐसा हुआ। लेकिन एशिया में जिस तरह से मामले बढ़े, जैसे मैंने बात की थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर की। सिंगापुर में तो लगभग 70 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 31 लोगों की मौत हो जाना ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब। तो एशिया से भारत, और लोग ट्रैवल हिस्ट्री हो तो और लोग जाते ही हैं, थाईलैंड और सिंगापुर, हांगकांग, ये सब जो हैं लोग ट्रैवल करते ही हैं। तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्या भारत सरकार को हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर की स्थिति को देखते हुए जो है अलर्ट और ज़्यादा, हालांकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो करना चाहिए, गाइडलाइन देनी चाहिए? एग्री करेंगे आप? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि गाइडलाइन होना चाहिए। एक तो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार ऑलरेडी अलर्ट मोड में तो है ही है, उसके बाद भी ये बोलूँगा कि हमको भी, खुद को भी सतर्क रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार या इस प्रकार का सुगंध जाना या स्वाद जाना या लूज मोशन होना, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बहुत लोगों को लूज मोशन भी हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं या तो लू से हो रहा है या गर्मी से हो रही है या बाहर का खाना खाने से हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। तो इसमें भी सतर्कता रखनी पड़ेगी कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी अन्य गंभीर बीमारी है, जिस प्रकार से अपन ने 2 केस देखा है, जैसे गंभीर बीमारी जैसे कैंसर है या एंटी कैंसरस ड्रग ले रहे हैं, या आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है जैसे सीकेडी है, या लीवर डिजीज़ है, या इस प्रकार का कोई दवाई ले रहे हैं जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, या आपका ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में आपको बहुत सतर्क होना है। इस प्रकार का कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत डॉक्टर से दिखा के अपना जांच करा के इलाज शुरू करना है। और दूसरा, सतर्कता में, जैसे हमने पहले भी बोला है कि कोरोना या कोई भी प्रकार का वायरस
फैलने का इसका तरीका होता है एयरबॉर्न, मतलब वातावरण से फैलता है। तो वातावरण से फैलने के बचाव के लिए आपको मास्क पहनना है पब्लिक प्लेस में अगर जाते हैं तो, पहला पॉइंट। दूसरा, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब ठीक टाइम आपका चेहरा नहीं छूना है। आपको अगर छूना भी पड़ रहा है तो हाथ धोएं, अपने घर को साफ सुथरा रखें, वातावरण रखें। तो ये सब चीज़ें, और 2 फीट की दूरी जैसे हमने पहले भी बात की थी, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग और पोस्ट ट्रैवलिंग के बाद। जी, यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना है कि हम अब ध्यान रखें तो क्या उस दौरान जैसे हम उबला पानी पीते थे और बाकी कई चीज़ें हमने आयुर्वेद जो जिनकी पैरवी करता है उनको भी लेना शुरू कर दिया था, चूँकि गर्मी इतनी भीषण है, ऐसे में क्या प्रिकॉशंस के लिए वो लेना चाहिए या नहीं, या कोई फिर आपको मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ तो प्रिवेंशन इज़ बेस्ट पार्ट, मतलब आपका सतर्कता ही है, क्योंकि एक बार अगर आपके शरीर में वायरसेस चले जाते हैं तो लक्षण आने की संभावना 80 से 100% है। लेकिन वही है कि अगर आपने मास्क ठीक से पहना, हैंड हाइजीन मेंटेन किया, हाँ बिल्कुल आपके साथ ये समर्थन रखता हूँ कि गार्गल करना है, गुनगुना गर्म पानी लेना है और प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो डायरेक्ट आप डॉक्टर से मिले। मॉडर्न मेडिसिन लेना प्रिफरेबल करूँगा, क्योंकि इसमें कारगर रूप में, जैसे दवाइयाँ हमको पता है कि ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, तो वो सब चीज़ें आपको डॉक्टर एक सलाह दे पाएगा, ना कि आप बहुत ज़्यादा घरेलू ट्रीटमेंट में रहें। हाँ, आप एक बार डॉक्टर से करके आप अपने आप को आइसोलेशन जरूर रखें, सो दैट ये दूसरों को ना फैले। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब, हालांकि अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास तौर पर बात करते तो ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन क्या यहाँ भी सरकारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्योंकि हाँ, सतर्क तो हो जाना चाहिए, जैसे आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, ये मीटिंग स्टार्ट हो गया है बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा, और अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से एक केस आया है पॉजिटिव, लेकिन उसका सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। तो इस कारण से सतर्कता ऑलरेडी गवर्नमेंट के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से शुरू हो गया है डेफिनेटली, और जागरूकता का अभियान भी शुरू कर दिया गया है सब जगह। जी, चूँकि इसका इन्फेक्शन छाती से होकर बढ़ता है डॉक्टर साहब, और यहाँ हम छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं ख़ास तौर पे, तो यहाँ तंबाकू का सेवन और ये सब बहुत होता है, तो जाहिर तौर पर जो इन्फेक्शन है, क्या उसका ख़तरा जल्दी बढ़ने की भी संभावना रहती है इस स्थिति में? तो यहाँ के जो लोग हैं, इनको अभी से क्या करना चाहिए ख़ास तौर पर, या क्या इन्हें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है? देखिए, पहला चीज़ बता दूँ, कोई भी प्रकार का नशीला पदार्थ, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, ये सभी प्रकार के जो ये पदार्थ हैं, ये आपके प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते हैं, और जब भी हमारे प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगा तब आपको निमोनिया का, सर्दी का, खांसी का ये खतरा रहता ही है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि सभी को कि नशीला पदार्थ का त्याग करें और एक स्वस्थ जीवन के प्रति अपने आप को ढालें, जिस प्रकार से कि ठीक टाइम में उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, स्वस्थ घर के खाने खाना, बाहर के कम खाना थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, तब जाके आपका प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगा और आपको कोरोना के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ेगी आपके शरीर की। तो मैं तो बिल्कुल इसके सहमत रहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपने जो ये बातें कही, ये तो सिर्फ कोरोना फिर से आ रहा है इस डर से ना करें, ये हमेशा अपने लाइफस्टाइल में आप शामिल करें। नशीला पदार्थ किसी भी तरह का हो, वो खतरनाक है, हमेशा हम अपने डॉक्टर्स के कार्यक्रम में कहते हैं, डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं कि इससे बचें, और साथ ही साथ इम्यूनिटी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, फिर कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अभी घर में खान पान, चूँकि भी गर्मी भी चल रही है और अब चूँकि इसके संकेत भी हैं, तो हम सतर्क हो जाते हैं, किस तरह की इम्यूनिटी के लिए आप जो एक डाइट होंगे वो ज़रूर शामिल करना चाहिए इसमें? क्योंकि कई लोग हैं कहते हैं हमें दही खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी आती है, वो तो डॉक्टर साहब कुछ सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, हेल्दी फूड पहला चीज़ तो रहेगा, लेकिन एज आपको जिस प्रकार की बीमारी है उस प्रकार का हेल्दी फूड होना चाहिए। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ है तो आपको ऐसा चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि आपका शुगर लेवल बढ़े। आपको अगर एलर्जिक अस्थमा है तो ऐसा चीज़ें ना खाएं जिससे कि आपको एलर्जी या अस्थमा या सांस की तकलीफ बढ़े। क्योंकि ये फिर कंफ्यूज करेगा आपको कि आपको ये कोरोना है या ये एलर्जी है। तीसरा चीज़ ये बोलूँगा, हेल्दी फूड मतलब सलाद का सेवन ज़्यादा करें, आप घर का ताज़ा भोजन खाएं,
और बाहर के भोजन को कम इस्तेमाल करें, योगा रेगुलरली करें। तो इस प्रकार के खाना, और आपके परिस्थितियों के हिसाब से, मतलब किडनी के मरीज हैं तो उनको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि फ्रूट्स का सेवन ना करें। तो इस प्रकार का आपके डॉक्टरों से सलाह लेके हेल्दी फूड की तरफ जाए जो आपके लिए अलाउड हो, ना कि इस प्रकार का जैसा कि अब जनरलाइज्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पदार्थ या खाद्य लेना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अब यदि अभी इन दिनों, चूंकि अब लोग जाहिर तौर पर सतर्क तो हो ही गए हैं जिस तरह से मामले बढ़े हैं, और जो बिग बॉस फेम है शिल्पा शिरोडकर, उनको भी ये वाला कोरोना हुआ है, उन्होंने सबको सतर्क रहने कहा है। लेकिन आपसे ये पूछना है कि यदि सर्दी जुकाम हो रहा है सामान्य भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इन दिनों मौसम भी बहुत बदल रहा है, अचानक से गर्मी बहुत तेज़ और ह्यूमिडिटी हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है, तेज़ आंधी तूफान चलने लगता है। ये इस बार के मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिले, मतलब पूरी गर्मी में कई बार बीच बीच में बारिश भी आ गई, ऐसे में तबीयतें ख़राब होती हैं। तो जाँच कौन कौन सी करा लेनी चाहिए? देखिए, पहला तो सर्दी खांसी हो रही है तो पहला तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि पहले 1 से 2 दिन तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये कोरोना का है या नॉर्मल फ्लू है या सीजनल फ्लू है या H1N1 है, मतलब स्वाइन फ्लू भी जिसको बोलते हैं। क्योंकि जब तक 2-3 दिन तक सभी के लक्षण नियरली सेम रहते हैं, जैसे सर्दी होना, खांसी होना, कफ और बुखार तेज होना, सर दर्द होना, लेकिन जब कोरोना रहता है तो उसमें सुगंध और स्वाद थोड़ा सा देखा गया है, ज़्यादा जाता है रेदर देन और किसी में। तो अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो पहला चीज़ तो आपको जांच करवा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट होता है, जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है वो। दूसरा, अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये कोरोना है या ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको पर्टिकुलरली कोविड का RT-PCR या एंटीजन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी जो आपके पास उपलब्ध हो आपके आसपास, वो करवा लेना चाहिए, सो दैट अगर इनमें से कोई भी कोरोना या ये है तो जल्दी पकड़ में आ जाए। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों ने कई तरह की बीच में खबरें भी आती रहीं और लोग इस पर चर्चा भी करते रहे। कई लोग ये भी कहते रहे कि वैक्सीन के बाद हमें ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई। तो इस दौर में आप सजेस्ट करेंगे कि या इंतज़ार करना चाहिए कि यदि किसी कोई वैक्सीन लेना है तो वो ले सकता है आगे से जाकर? देखिए, पहला चीज़ तो अभी भारत सरकार के द्वारा या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं दिया गया है या कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि हमको बूस्टर डोज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला चीज़ ये बोलूँगा। दूसरा चीज़ ये है कि हाँ, वैक्सीनेशन जिन्होंने लिया है तो ये देखा जा रहा है, अभी भी देखा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, कोई दूसरे बीमारियों से ग्रसित नहीं है, उनको कोरोना जो हुआ भी है वो माइल्ड फॉर्म हुआ है। मतलब माइल्ड मतलब मौसमी सर्दी खांसी 2-3 दिन के लिए हुआ है, नॉर्मल दवाइयाँ खाए हैं और वो क्योर हो गए और घर में ही ठीक हो गए हैं। तो इस कारण से मैं ये बोलूँगा कि वैक्सीनेशन जिन्होंने किया है ये बिल्कुल कारगर है और बहुत लोगों को देखा गया है माइल्ड भी हुआ है। दूसरा चीज़ ये है कि अफवाह जो फैलाया है या जो लोगों को ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कारगर हुआ है। जो कि मैंने देखा अभी 5 साल से मैं कोरोना मरीज देखता भी हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, बहुत बार जब भी मौका मिलता है तो आते हैं तो मैं देखता हूँ। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन कारगर रहा है। हाँ, सभी दवाइयों के दुनिया में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कुछ लोगों में पाए गए हैं जो कि नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे नहीं कि घातक साइड इफ़ेक्ट है, वैसे कुछ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीच अब देखिए कोविड की वैक्सीन तो है, पूरी दुनिया में लगी थी जब कोविड आया था, ऐसे में हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर में जिस तरह से मामले बढ़े उसे क्या समझा जाना चाहिए? वहाँ वो काम नहीं की या कोई और वजह है इसकी? देखिए, सब जगह वैक्सीन तो लगे हैं, लेकिन वैक्सीन के वेरिएंट्स सब जगह चेंज है। जो भारत में लगे हैं वो अलग थे, जो यूएस में लगे हैं वो अलग थे, जो और दूसरे देशों में लगे हैं जैसे रशिया में लगे वो अलग थे, यूके में अलग थे। वैसे देखा जाए तो यूरोप और इंडिया में जो लगे नियरली सेम वेरिएंट है, लेकिन हमारा कुछ चीज़ें थी जो कि पर्टिकुलरली भारत में ही उत्पादित किया गया था और भारत से ही इंडिजीनियस प्रोडक्शन हुए थे। और जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, भारत के जितने वैक्सीन हैं बहुत अच्छे कारगर हैं और मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये अच्छा इफेक्टिव काम किया है। जी डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना है कि आपने बड़े तो अब सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हम ये कार्यक्रम और आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं कि डरना नहीं है लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एशिया में कई देशों में ये फैल रहा है। तो आपके देश में अभी इस तरह की स्थिति नहीं है, यानी भारत में इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है।
और ऐसे में कई राज्यों में चूंकि ये मामले आए भी हैं तो ये ठीक हो जाएंगे, चूंकि ये वेरिएंट जो है, नया वेरिएंट जिसको कह रहे हैं, वो लगभग 1 साल से भारत में पहले से है। और डॉक्टर्स ये कहते रहे कि अब ये अपने नए नए वेरिएंट्स के साथ ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा, तो आपको प्रिकॉशंस हमेशा लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बुजुर्ग और बच्चे, उस दौर में भी कहा गया और इस दौर में भी कि जल्दी चपेट में आएंगे, इनके लिए कोई विशेष तरह की सावधानियां जो आप उनके परिजनों को सुझाव उनको देना चाहते हैं इस संबंध में कि बच्चों को यदि हल्की फुल्की सर्दी भी है और बुजुर्गों को, तो उनके लिए अभी प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, किस तरह के? देखिए, पहला चीज़ तो बुजुर्गों, बच्चों को, और जिनको कोमॉर्बिडिटी हम लोग बोलते हैं, बहुत बार हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, कोमॉर्बिडिटी मतलब जिसको दूसरी बीमारियां हैं, इन लोग को स्पेशल प्रिकॉशंस लेना है। कोई भी प्रकार की सर्दी, खांसी, बुखार को लापरवाही में नहीं लेना है कि ये मौसमी है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तुरंत जाएं, अपने डॉक्टरों से सलाह लें, बात करें, क्या करना चाहिए, वो दवाइयाँ लेनी चाहिए वो लें, सो दैट ये बीमारी गंभीर रूप लेने के पहले ही आपका क्योर या ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। बहुत बार देखा गया कि भारतवर्ष में कि हम लोग कोई भी बीमारी होता है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, दवाई बाद में लेंगे या कभी जाके मेडिकल से कोई दवाई ले लेंगे। ये लापरवाही कृपया करके ना करें, ये बिल्कुल डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बुजुर्गों, बच्चों और कोमॉर्बिडिटी, मतलब किसी को किडनी, डायबिटीज़, शुगर या हार्ट की बीमारी या कैंसर का दवाइयाँ या कोई दवाइयाँ बहुत लंबे ड्यूरेशन से ले रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह से, वो ज़रूर अपने डॉक्टरों से मिलें और बात करें। जी डॉक्टर साहब, वैसे ये जो वेरिएंट आते हैं कोविड के अब जो आएंगे, ये समय समय पर ऐसे ही मुझे लगता है और नए आएंगे इसके बाद, तो कई भविष्यवाणियां भी इस तरह की हो गई, लोग उन सब में जब छपता है, देखते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो घबरा जाते हैं। साइंस के हिसाब से जब कोई वेरिएंट आपके बीच हो तो उसके कितने साल में रिपीट होने के बाद संभावना रहती है? क्योंकि कई तरह की भविष्यवाणियों की भी खबरें खूब वायरल हैं, कह रहे हैं कि 2030 में जो है, जैसे जापान में सुनामी आई थी, उसी अंदाज में कोरोना फिर से लौटेगा। तो ये तो अलग बात है कि आप ज्योतिष की बात करें, लेकिन मैं आपसे साइंस के हिसाब से पूछना चाहती हूँ कि आपका इतना लंबा अनुभव इस क्षेत्र में, ऐसा होता है क्या कि 2, 4, 5 साल के बाद, चूंकि 5 साल तो हो ही चुके हैं कोरोना को गए और वो उस भीषण लहर को देखें, तो संभावना बनती है क्या ऐसी? देखिए, जितने भी आरएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरस मतलब मैं कोरोना वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है, इवन स्वाइन फ्लू भी एक प्रकार का आरएनए वायरस है। इनका गुण ये होता है कि हर सीजन में ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट मतलब छोटा सा एक पोर्शन ऑफ वायरस अपना चेंज करता है डीएनए को, जो कि एक नया वेरिएंट हो जाता है जी। तो हर साल ये हर 6 महीने में से 1 साल में ये चेंज करता है एज पर द सीजन। तो इस कारण से हमको नया वेरिएंट कोरोना में भी मिलेगा जी, जो और पहले भी मिलता था, और स्वाइन फ्लू या सीजनल फ्लू जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें भी मिलेगा। हाँ, ये देखा गया है कि 10 साल से कुछ 20 साल में ये शिफ्ट होता है। शिफ्ट मतलब एक मेजर चेंज करता है, ठीक है, जिसके कारण कि हमको नया वेरिएंट, कंप्लीटली नया वेरिएंट, जैसे कि H1N1 स्वाइन फ्लू मिला था, कोरोना 19 मिला था, इसके पहले भी कोरोना 2 बार मिल चुका है, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में एक लाइन में, मास्क कैरी करें क्या अभी? डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा, अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो मास्क पहन के जाइए। जब भी घर जाएं या अपने चेहरे को छूने का लगे तो हैंड हाइजीन को प्राथमिकता दें। मतलब तो किस तरह से हाथ धोना, ये तो 5 साल पहले आप सबने बहुत सीखा है और कई लोग इसे लगातार फॉलो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अब से शुरू कर दीजिए। लेकिन हमने आपको डराने की ये कोशिश नहीं थी, आपको सतर्क करने के लिए। डॉक्टर पांडा भी अपना महत्वपूर्ण समय साझा कर रहे हैं आज हमारे साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।